यहाँ पर लिटरली हम लोग देख सकते हैं गैलेक्टस को एकदम कॉमिक एक्यूरेट लुक में। तो मूवी के टाइटल में ये जो स्टार यानी कि एस्ट्रिक लगा हुआ है वो इसलिए लगा है एमसीयू में एवेंजर्स टावर और किसी ने नहीं बल्कि तो मार्वल ने सुबह सुबह कॉमिक कॉन में एक ऐसा धमाका किया जिससे कि पूरा का पूरा इंटरनेट ही हिल गया। मतलब लिटरली वो लोग रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस ले आए हैं एमसीयू में एज डॉक्टर डूम। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार ये जो डॉक्टर डूम है आरडीजे का वो आयरन मैन का कोई वेरिएंट होगा जो कि डॉक्टर डूम बनेगा या फिर ये ओरिजिनल डॉक्टर डूम होगा। और उसके साथ एक और सवाल ये भी आता है कि क्या आरडीजे को डॉक्टर डूम अनाउंस करने के बाद मार्वल वाले सीधे सीधे कॉमिक बुक के रास्ते पर जा रहे हैं। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब और इसके साथ ही और भी जो मार्वल ने अनाउंसमेंट की है सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, तो उनकी हर एक छोटी से छोटी डिटेल मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं फैंटास्टिक फोर पर। अब पहले तो फैंटास्टिक फोर मूवी का नाम चेंज हो चुका है और उसका नाम अब हो गया है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। उसके साथ ही ये कंफर्म कर दिया गया है कि फैंटास्टिक फोर की टीम हम लोगों को एमसीयू की 3 मूवीज में जरूर से देखने को मिलेगी और वो 3 मूवीज है फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। उसके साथ ही फैंटास्टिक फोर की शूटिंग अगले ही हफ्ते ट्यूसडे से शुरू होने वाली है और इस मूवी का जो म्यूजिक है वो कंपोज करने वाले हैं माइकल गियाचिनो, जिन्होंने द बैटमैन का भी म्यूजिक कंपोज किया था और उसके साथ ही उन्होंने एमसीयू में वेयरवुल्फ बाय नाइट जो स्पेशल प्रेजेंटेशन थी उसको भी डायरेक्ट किया था। उसके साथ ही फैंटास्टिक फोर का एक टीजर एक्सक्लूसिवली सिर्फ सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाया गया है, जिसकी इमेजेस तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस पूरे टीजर में जो सबसे बड़े हाईलाइट थी वो था गैलेक्टस। यहाँ पर लिटरली हम लोग देख सकते हैं गैलेक्टस को एकदम कॉमिक एक्यूरेट लुक में और बिल्कुल ही कॉमिक की तरह यहाँ पर भी गैलेक्टस को देखकर लग रहा है कि वो एक बहुत ही बड़ी कॉस्मिक एंटिटी है, सिमिलर टू जैसा हम लोगों ने सेलेस्टियल्स को देखा था इटर्नल्स में। अब जिसके बाद बात करते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पर। तो इससे सबसे पहले हमें ये पता चल चुका है कि जियान कार्लो एस्पेसितो का कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका 4 में जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज नहीं होने वाला है, बल्कि वो सर्पेंट सोसाइटी का लीडर साइड वाइंडर होगा। उसके साथ ही ब्रेव न्यू वर्ल्ड की कुछ फुटेजेस भी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाई गई, जिसके डिस्क्रिप्शन से ये कंफर्म हो जाता है कि जो इटर्नल्स मूवी के आखिर में हम लोगों ने टाइमथ को देखा था जो सेलेस्टियल आखिरी में निकल रहा था अर्थ से, वही रीजन होगा एमसीयू में एडमेंटियम का। मतलब हम लोगों ने जैसा इटर्नल्स मूवी के आखिरी में देखा था कि सर्सी उस सेलेस्टियल को किसी दूसरे मैटर में कन्वर्ट कर देती है, तो वो मैटर और कुछ नहीं बल्कि एडमेंटियम ही होगा और इसी पूरे एडमेंटियम की भसड़ पूरी दुनिया में मची होगी। सभी दुनिया के जो देश है अलग अलग वो एडमेंटियम के पीछे पड़े होंगे, क्योंकि एडमेंटियम बिल्कुल वाइब्रेनियम की तरह ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो यही पूरा प्लॉट हम लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा। उसके साथ ही टीजर में ये दिखाया गया है कि जो थंडरबोल्ट रॉस यानी कि प्रेसिडेंट रॉस है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच देते देते ही व्हाइट हाउस के सामने ही रेड हल्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेरी जो प्रेडिक्शन थी जो मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी बताई थी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के, कि जो पूरी फाइट हम लोग देख रहे हैं कैप्टन अमेरिका और रेड हल्क के बीच में वो यूएस में ही टेक प्लेस कर रही है, ना कि जापान में। अब जिसके बाद बात करते हैं थंडरबोल्ट्स की। तो सबसे पहले हमें ये पता चल चुका है कि थंडरबोल्ट्स के जो नेम में एस्ट्रिक लगा हुआ था वो किस लिए था। तो मूवी के टाइटल में ये जो स्टार यानी कि एस्ट्रिक लगा हुआ है वो इसलिए लगा है क्योंकि इस टीम का जो नाम है थंडरबोल्ट्स वो प्रेसिडेंट रॉस यानी कि थंडरबोल्ट रॉस के नाम पर नहीं रखा गया है। कॉमिक्स में ऐसा ही होता है कि जो थंडरबोल्ट्स टीम है उसका नाम रखा ही जाता है थंडरबोल्ट रॉस के नाम पर, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये उसके नाम पर नहीं रखा गया है इसलिए इसके टाइटल में स्टार लगाया गया है और ये बात खुद केविन फाइगी ने कंफर्म की है। इसके अलावा थंडरबोल्ट्स मूवी की कुछ फुटेज भी दिखाई गई सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, जिसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग फाइनली हमें ये पता चल चुका है कि एवेंजर्स टावर खरीदा किसने है। तो एमसीयू में एवेंजर्स टावर और किसी ने नहीं बल्कि वैलेंटीना ने खरीदा है, जिसको हम लोगों ने ब्लैक विडो मूवी में देखा था और यही वैलेंटीना थंडरबोल्ट्स की टीम भी बनाएगी। अब उस फुटेज के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता चलता है कि जो थंडरबोल्ट्स टीम के अलग अलग मेंबर होने वाले हैं जैसे येलेना बलोवा, विंटर सोल्जर, रेड गार्डियन, इन सभी को अलग अलग एक मिशन पर भेजा जाएगा। लेकिन आगे रिवील होता है कि सभी का मिशन सेम ही था और सभी लोग आकर मिलते हैं एक ही जगह पर, वो भी सेंट्री के सामने। जिसके बाद अब फाइनली बात करते हैं एवेंजर्स डूमडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और आरडीजे के डॉक्टर डूम पर। तो देखो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि जो हम लोग आरडीजे का डॉक्टर डूम देखने वाले हैं वो कोई आयरन मैन का वेरिएंट होने वाला है। पर्सनली मुझे लगता है कि जो आरडीजे का डॉक्टर डूम हम लोग एमसीयू में देखने वाले हैं वो ओरिजिनल विक्टर वॉन डूम होगा और इसका रीजन बहुत लोगों ने मिस कर दिया है, जो कि खुद रूसो ब्रदर्स ने दिया है। जब रूसो ब्रदर्स ने कॉमिक कॉन में अनाउंस किया कि विक्टर वॉन डूम कौन होने वाला है एमसीयू का, तो पहले तो वो कह रहे थे कि मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स का, लेकिन फिर वो मल्टीवर्स कहते कहते रुक गए और उन्होंने कहा यूनिवर्स का। Unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe. और फिर उन्होंने कहा विक्टर वॉन डूम। Who could play Victor
Von Doom. तो उन्होंने स्पेसिफिकली विक्टर वॉन डूम नाम लिया है। तो अगर आरडीजे का जो डॉक्टर डूम है वो कोई आयरन मैन का वेरिएंट होता तो वो विक्टर वॉन डूम नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि जो आरडीजे का डॉक्टर डूम होगा वो ओरिजिनल विक्टर वॉन डूम होगा। और ये चीजें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सेंस भी बनाती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमें ये पता चल जाएगा क्लियरली कि मार्वल वाले सीधे सीधे कॉमिक बुक का रास्ता पकड़ रहे हैं, वो भी 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स का। अब जिनको नहीं पता है उन लोगों को बता दूं कि ये वाली सीक्रेट वॉर्स बहुत ही ज्यादा ओपी है, और मैं 99.99% अब श्योर हो चुका हूँ कि मार्वल उसी रास्ते जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। और ऐसा ही सिमिलर कुछ सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स में भी होता है, जहाँ पर इनकर्जन शुरू होने के बाद जो डॉक्टर डूम है वो कई सारे कांड करता है और कई सारी दुनिया को मर्ज करके खुद की एक दुनिया बनाता है जिसका नाम होता है बैटल वर्ल्ड, और वहाँ पर वो खुद एक भगवान होता है। तो यही चीज हम लोगों को एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिल सकती है। और जैसा इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद तहलका मचा था सभी फैंस के बीच में कि आधे एवेंजर्स धूल बन चुके हैं और अब आगे क्या होगा, थैनोस को कौन मारेगा, वैसा ही सिमिलर कुछ हम लोगों को डूम्सडे मूवी की आखिरी में देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो डॉक्टर डूम है वो एवेंजर्स डूमडे की आखिरी में पूरी दुनिया को मर्ज करके एक बैटल वर्ल्ड बना लेगा और वहाँ का राजा बन जाएगा और सब लोग शॉक में चले जाएंगे। उसके बाद की कहानी हम लोगों को देखने को मिलेगी सीक्रेट वॉर्स में, और यही सेम चीज कॉमिक्स में भी हुई थी। और अगर ये सब कुछ हम लोगों को एमसीयू में देखने को मिल गया तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि एमसीयू की हाइप कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब लिटरली जितनी हाइप एमसीयू की इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के समय थी उससे कई गुना ज्यादा हाइप होगी एमसीयू मूवीज की। और अब क्योंकि मार्वल वालों ने रूसो ब्रदर्स को वापस ले आए एवेंजर्स मूवी डायरेक्ट करने के लिए, उसके साथ ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के जो राइटर थे वो भी वापस आ रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स लिखने के लिए। तो डेफिनेटली भाई ये मूवीज तो तहलका मचाने वाली है, और 2025 एमसीयू फैंस और इवन सुपर हीरो फैंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है। बाकी तो बस अब इन सभी चीजों के बारे में तुम्हें क्या लगता है और आरडीजे के डॉक्टर डूम को लेके तुम्हारी क्या थ्योरी है, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और बस अब जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके साथ ही मैंने डेडपूल एंड वुल्वरीन की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट कर लेना।